हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक न्यू आईपीओ के ऊपर, जो कि ये 14 तारीख को ओपन होने जा रहा है। कंपनी का नाम है एंथम बायोसाइंसेस। ये वो कंपनी है जिसका आईपीओ 14 तारीख को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो हम इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे क्या हमें इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना भी है तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। तो पूरा रिव्यू करेंगे इस कंपनी के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम इस कंपनी के बिजनेस को जानते हैं कि कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है शॉर्ट में। अगर मैं एंथम कंपनी की बात करूं तो ये CRDMO ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। उसके साथ साथ ये न्यू या स्पेशल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसके साथ साथ उसको सेल भी करती है। अगर मैं बात करूं ये CRDMO होता क्या है, ये किस टाइप का सर्विस है, तो ये जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो एंथम कंपनी है उन कुछ CRDMO भारतीय कंपनियों में आती है जो रेगुलेटेड एंड सेमी रेगुलेटेड दोनों ग्लोबल मार्केट में स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड कराती है। ये रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है, गवर्नमेंट उसमें आती है और उसमें वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो फिक्स होता है, चाहे वो प्राइस हो या कुछ और को लेके हो, तो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो फिक्स होता है, एक तरह से मोनोपोली टाइप का होता है। वहीं पे जो सेमी रेगुलेटेड मार्केट होता है उसमें क्या होता है, वो एक फ्लेक्सिबल मार्केट होता है। मतलब वहाँ पे आप प्राइस वाइज कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये रेगुलेटेड और सेमी रेगुलेटेड मार्केट दोनों के अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कराता है। ये जो कंपनी है उस कुछ भारतीय कंपनियों में आती है। उसके साथ साथ इस कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है इस कंपनी के पास। इस कंपनी के पास टोटल मिला के 550 के आसपास कस्टमर्स है और जो कि 44 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, जिसमें से कुछ जो मेन कंट्रीज़ है जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया या फिर जापान हो गया। ऐसे कंट्रीज़ में ये जो 550 जो कस्टमर्स है वो फैले हुए हैं इस कंपनी के। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक कस्टमर की, तो वो जो एक कस्टमर है वो करीब 24.22% का रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। उसी के साथ साथ जो दूसरा, अगर एक और कस्टमर की मैं बात करूं, इसके पास 2 ऐसे कस्टमर है। जो दूसरा जो कस्टमर है ना वो करीब अकेला 22.43% रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। वहीं पे अगर मैं टॉप 5 कस्टमर्स की बात करूं तो टॉप 5 जो कस्टमर है वो मिलाकर 70.92% रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके पास जो कस्टमर्स है ना वो काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर्स है और मैंने जैसे बोला 5 ही कस्टमर मिलकर 70-71% रिवेन्यू जनरेट कर देते हैं, तो जो कि बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं पे ये कंपनी जो है R&D से करीब 10.87% रिवेन्यू जनरेट करते हैं। वहीं पे ये D&M से 70.78% रिवेन्यू जनरेट करते हैं। वहीं पे तीसरा जो इसका मेन बिजनेस है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स से वो 18.75% रिवेन्यू जनरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो R&D तो सब जानते ही क्या होता है, लेकिन ये जो D&M क्या होता है, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये करके ये जो सर्विस प्रोवाइड कराती है ना ये सारी, तो ये जो डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है उससे ये 70.78% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है। ये सारे जो चीज़ें हैं ना ये बाहर से भी इसको ऑर्डर मिलता है। बाहर से जैसे कोई कंपनी है उसको स्पेशल इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो क्या करते हैं, बोलते हैं एक नया इंग्रेडिएंट्स बनाइए, तो ये रिसर्च करती है उस इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, फिर कोई मिलता है तो उसको बनाती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब उस इंग्रेडिएंट्स को बनाने के बाद फिर वो मतलब जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होता है वो दूसरे को देती है कंपनीज़ को। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम करती है ये सब चीज़ों को लेके। अगर मैं ग्लोबल बेस पे बात करूँ कि हर ये कंट्रीज से किस कंट्रीज से कितना रिवेन्यू जनरेट करती है, तो इसमें जो नॉर्थ अमेरिका है उससे ये करीब 26.42% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है नॉर्थ अमेरिका से। वहीं पे दूसरा अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो इससे ये करीब 54.61% रिवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो ये इंडिया से करीब सिर्फ 16.56% ही रिवेन्यू जनरेट करती है। और तो अगर अदर स्टेट्स की बात करें तो उससे ये करीब 2.41% रिवेन्यू जनरेट करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें इस कंपनी का जो बिज़नेस है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा चलता है। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका में इसका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये 2 कंट्रीज से ही बहुत अच्छा इसका बिज़नेस होता है। इंडिया में मात्र 16.56% ही ये रिवेन्यू जनरेट कर पाती है इंडिया से। तो ये था इस कंपनी के बारे में, इसके बिज़नेस के बारे में डिटेल। अब हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के ऊपर चलते हैं सीधे। तो अभी तक तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा लगा। अब हम आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। तो आईपीओ 14 तारीख को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। 16 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा और इसका जो शेयर का जो इशू प्राइस रखा गया है वो 540 से 570 रुपये पर शेयर रखा गया है।
ये आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होगा और रिटेलर्स के कोटे की बात करें तो 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। वहीं पे अगर आईपीओ इशू साइज़ की बात करें या मार्केट कैप की तो वो 3,395 करोड़ का होगा ये लिस्टिंग से पहले, और लिस्टिंग के बाद ये करीब 35,000 करोड़ हो जाएगा इसका मार्केट कैप लिस्टिंग के बाद। वहीं पे इसका जो फेस वैल्यू है ₹2 पर इक्विटी शेयर रखा गया है, और जो वहाँ के एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं वहाँ के कर्मचारी, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है कि पर शेयर पे ₹50 छूट दिया जाएगा, सिर्फ जो वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए, उन वर्कर के लिए। वहीं पे जो लिस्टिंग से पहले जो प्रमोटर्स होल्डिंग है 76.87% रखा गया है प्रमोटर्स होल्डिंग, और लिस्टिंग के बाद 74.68% होगा। जब 16 तारीख को लास्ट अप्लाई डेट होगा, उसके बाद 17 से 18 तारीख में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा मैसेज के थ्रू कि आईपीओ आपको मिला है, अलॉटेड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको 18 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे रिफंड आ जाएंगे। वहीं पे ये आपको आईपीओ अगर मिला है तो आपके डीमेट अकाउंट में शो होगा। और लिस्टिंग की बात करें तो 21 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। एक शेयर का अमाउंट जो है 540 से 570 रखा गया है। वहीं पे एक लोट के अंदर 26 शेयर्स मिलेंगे, और जो कि वो एक लोट का जो अमाउंट होगा वो 14,820 रुपये रखा गया है। वहीं पे स्मॉल HNI कोटे की बात करें तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2 से 10 लाख होगा, जिसमें लोट साइज जो मिनिमम लोट साइज होगा वो 14 लोट अप्लाई किया जा सकता है। वहीं पे बिग HNI कोटे की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, और जो लोट साइज़ की बात करें मिनिमम 68 लोट साइज़ होगा। अगर मैं कंपनी के लास्ट 2 से 3 साल के फाइनेंशियल डिटेल की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी 2023 में, आपको यहाँ प्रॉफिट पे ध्यान देना है, तो जो 2023 में मार्च 2023 में कंपनी जो है 385 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, लेकिन यही 2025 मार्च 2025 में आते आते ये प्रॉफिट बढ़कर 451 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का यहाँ पे आप देखेंगे ना तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, मतलब कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग है। वहीं पे आप अगर कंपनी का एसेट्स देखोगे या रिवेन्यू देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंपनी का जो एसेट्स है वो लगातार हर साल बढ़ रहा है। वहीं पे रिवेन्यू भी कंपनी का हर साल बढ़ रहा है, और आपको रिवेन्यू और एसेट्स देख के ये पता चल गया हो कि कंपनी काफ़ी बड़ी है, मतलब कंपनी स्मॉल कैप की नहीं है, एक मिड कैप की कंपनी है। वहीं पर कंपनी का अगर मैं रिजर्व की बात करें कि कंपनी ने जो रिजर्व कर रखा है वो भी आप यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च 2023 में कंपनी के पास 1,628 करोड़ का रिज़र्व था। वहीं पे जो मार्च 2025 आते आते ये रिज़र्व बढ़कर 2,298 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिज़र्व रखा हुआ है। वहीं पे अगर बोरिंग आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्च 2023 में ही कंपनी के पास जो बोरिंग था वो 125 करोड़ का, मात्र 125 करोड़ का बोरिंग था। लेकिन वहीं पे मार्च 2025 में देखोगे तो ये बोरिंग जो है 108 करोड़ के आसपास ही रह गया। मतलब कंपनी के पास जो बोरिंग है ना, जो कर्जा भी है वो भी ना के बराबर है, मतलब बहुत कम है। और वहीं पे जो रिजर्व है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, 2,298 करोड़ का तो रिजर्व है, और बोरिंग 108 करोड़ का, ये मतलब कुछ नहीं है इसके पास बोरिंग, ठीक है, ना के बराबर बोरिंग है। तो कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व रखा है, हर पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। अगर आप कंपनी के की पॉइंट्स पे भी अगर जो की पॉइंट्स है अगर इस पर भी आप अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का जो ROE है और ROCE है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। जो इसका ROE है वो 20.82% है, वहीं पे ROCE है वो 26.88% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं पे अगर मैं कंपनी का डेप्ट ऑन इक्विटी की बात करूँ तो वो 0.05 है, जो कि मैंने अभी बताया। ये दिखाता है कि कंपनी के पास कितना कर्जा है। ये हमेशा जितना हो सके ना वो पॉइंट में ही हो, या उससे कम हो, या ना के बराबर हो। अगर ये 1 से ज़्यादा होता है ना यहाँ पे तो ये दिखाता है कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा डेप्थ है, कर्जा है, कंपनी के पास काफ़ी कर्जा है। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी एक डेप्थ फ्री कंपनी है, कर्जा मुक्त कंपनी है, ठीक है, वो अच्छा है इस कंपनी के लिए। वहीं पर कंपनी का RONW की बात करें तो वो भी 20.82% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पैट मार्जिन की बात करें तो ये भी आप देखेंगे कि 23.38% इसका पेट मार्जिन है, जो कि दिखा रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रही है हर साल। वहीं पे ईविटा मार्जिन की बात करें तो 36.81% ईविटा मार्जिन है। नॉर्मली 15% से अगर ऊपर होता है ना ईविटा मार्जिन, जितना ऊपर होता है उतनी ही कंपनी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अपना जो कंपनी का जो कोर बिजनेस है कंपनी का वो बता रहा है कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है और प्रॉफिट निकाल रहा है कंपनी अच्छा खासा। तो वो जो कोर बिजनेस है उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो थोड़ा सा हाई है, 13.23 है, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर मैं इस बेस पे अब बताऊं कि कंपनी जब लिस्ट होती है, अगर कंपनी लिस्ट होगी तो क्या हमें अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देगी, तो मेरे को तो कंपनी का बिजनेस A1 लगा। कंपनी का बिजनेस बहुत यूनिक अच्छा है और बाकियों जो इस सेक्टर के अंदर जो भी बाकी कंपनी जाती है उनसे अलग करती है ये कंपनी को। तो मेरे को कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगा, अच्छा लगा। वहीं पर कंपनी का जो अगर मैं फाइनेंशियल डेटा की बात करूँ या फिर
फंडामेंटल्स की बात करूं तो सब पैमाने पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये कंपनी। और अगर अब बात करें कि कंपनी अगर लिस्ट होती है तो कितना हमें प्रॉफिट देगी या लॉस में ओपन होगी, तो कंपनी जो है पहला नंबर पॉजिटिव में ओपन होगी। दूसरा नंबर ये जो कंपनी है मिनिमम आपको 15% रिटर्न निकाल कर दे देगी। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 15% रिटर्न निकाल कर आपको आराम से देगी। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम ये जो कंपनी है 35% 35% के आसपास ये प्रॉफिट निकाल कर आपको देगी। तो नॉर्मली आपको ये जो कंपनी है 20% से लेकर 25% के आसपास जो है प्रॉफिट निकालते हुए देखने को मिल सकता है जब ये लिस्ट होगा तो, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंपनी है आप शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म व्यू से भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो आप इसमें दोनों नज़रिया बनाकर रख सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप इस कंपनी को जैसे लिस्ट होता है उससे 1 से 2 दिन आपको रख सकते हो, क्योंकि ये कंपनी जब लिस्ट होने के बाद भी करीब 10% के आसपास लिस्ट होने के बाद भी लिस्टिंग गेन, मैंने बोला कि 15% से ऊपर लिस्टिंग गेन होना चाहिए। उसके बाद भी जब लिस्टिंग हो जाएगा ना, उसके बाद भी आपको ये 10% के आसपास का रिटर्न निकालने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर लिस्टिंग होने के बाद भी। तो आप इसको 1 से 2 दिन रखने का अगर सोचोगे तो आप उसको रख भी सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मली, और बाकी जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो बिल्कुल रिस्क फ्री खेलना चाहते इसके अंदर, वो अपना लिस्टिंग होते ही आप अपना सेल करके आप निकल जाइए, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना। तो आपको नॉर्मली 15 से 20% का प्रॉफिट जो जनरेट है वो आपको ये करके दे देगी आराम से कंपनी। तो लिस्ट होने के बाद जो एकदम रिस्क फ्री जाना चाहते हो वो आप लिस्ट होते ही आप इसको सेल करके निकल सकते हो। जो थोड़ा रिस्क लेकर रुक सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए तो वो रुक सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सकता है, 5 से 10% का। बाकी सेफ जाना चाहते हो तो बिल्कुल लिस्टिंग होते ही इसको सेल करके बाहर आ सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म व्यू से सोच रहे हो वो तो बिल्कुल आप इस कंपनी को रख लो और संभाल के रखे रहो, क्योंकि कंपनी आगे चलकर काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकती है। तो मेरे नज़रिए से ये कंपनी में अप्लाई जरूर करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों व्यू से ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।